हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव भाग 10 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि रुद्र और मित्रा एक दूसरे से दूर रहने का फैसला करते हैं। जहाँ रुद्र अपना पूरा वक्त काम पर लगा देता है, वहीं मित्रा सनाया के इलाज में व्यस्त रहती है। रुद्र मित्रा के सामने आने से बचता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक रात मित्रा अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। वह शख्स गिरने ही वाला था कि मित्रा उन्हें संभाल लेती है। वह सुबोध जी थे, नशे में थे। मित्रा उन्हें पहचान नहीं पाई। इससे पहले वो सुबोध जी को घर में नहीं देखी थी। वह उन्हें चोर समझने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर। वहीं सुबोध जी के लिए भी मित्रा अनजान थी। एक अनजान लड़की को अपने घर में देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। वह पूछते हैं, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? उन दोनों की आवाज़ थोड़ी तेज हो जाती है, जिससे घर वाले अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। वह मित्रा से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? एक तो चोर हो, चोरी करने के इरादे से घर में घुसे हो और उल्टे हमसे ही सवाल कर रहे हो। अभी बताते हैं तुम्हें। वह वहीं पर एक हॉकी स्टिक उठाती है उन्हें मारने के लिए। यह नज़ारा देख विजय जी ने कहा, रुको बेटा, यह क्या कर रही हो? देखिए अंकल, एक चोर हमारे घर में घुस आया है और वो भी नशे में है। बस करो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतनी हाई सिक्योरिटी में कोई चोर हमारे घर में कैसे घुस सकता है? कुछ तो सोच समझकर बात किया करो। देविका गुस्से में मित्रा को डांटते हुए बोली, जिन्हें तुम चोर समझती हो ना, वो हमारे पापा है। यह सुनकर मित्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बात संभालते हुए हेमा जी ने कहा, देविका, इसकी भी क्या गलती है? इससे पहले इसने भाई साहब को देखा कहाँ है? मित्रा बेटा, यह हमारे भाई साहब हैं, रुद्र और अर्जुन के पिता हैं। वहीं विजय जी ने सुबोध जी की गलतफहमी दूर की। मित्रा बोली, सॉरी अंकल, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ गलत बिहेव किया। सुबोध जी सोफे पर बैठते हुए गहरी लंबी सांस ली और पूछे, रुद्र घर में है क्या? नहीं पापा, अच्छा है वो घर में नहीं है, वरना आपको ऐसे देखकर गुस्सा हो जाता। आजकल खुद को बहुत ज़्यादा ही बिजी कर लिया है। कब आता है और कब चला जाता है किसी को मालूम नहीं चलता। देविका ने कहा। वह थोड़ी देर शांत रहकर फिर बोले, बहुत भूख लगी है बेटा। देविका उनके लिए खाना लेकर आई। वह चुपचाप खाना खाए और फिर सभी अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी सुबोध जी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सभी घबरा जाते हैं। तभी विजय जी ने अर्जुन को कहा, डॉक्टर को फ़ोन करो। तभी सुबोध जी उन्हें रोकते हुए बोले, नहीं विजय, इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। सुबह डॉक्टर को बुला लेना। अभी क्या परेशान करना, रात काफ़ी हो गई है, जाओ तुम सब भी सो जाओ। नहीं बेटा, तू ठीक नहीं लग रहा है, एक बार डॉक्टर तुझे देख लेंगे तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। गायत्री जी उनका माथा बड़े प्यार से सहलाते हुए बोली तो वो गायत्री जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोले, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, यकीन मानो, सुबह डॉक्टर को बुला लेना। किसी को अभी परेशान करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग जाइए, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन गायत्री जी वहीं सुबोध जी के पास बैठी रहती है। इधर विजय जी हॉल में आकर सोफे पर बैठ आंखें बंद कर गहन चिंता में थे। हेमा जी उनके पास आकर बैठ गई और पूछी, क्या सोच रहे हैं आप? सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ बैठ गया। तुम जाओ सो जाओ। विजय जी ने कहा। भाई साहब के बारे में सोच रहे हैं? हेमा जी पूछी। वो अपना हाँ में सिर हिलाया। हाँ, दिन प्रतिदिन वह कमज़ोर होते जा रहे हैं। खुद को उन्होंने नशे में डुबो लिया है। रुद्र की वजह से वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। फैमिली की याद कभी कभी उन्हें खींचकर यहाँ ला भी देती है, लेकिन रुद्र की बेरुखी उन्हें तोड़कर रख देती है। उन्हें हमारी ज़रूरत है हेमा। तुम रुद्र से बात करो, समझाओ उसे। उसके मन में जो अपने पिता के लिए इतनी नफरत है, एक दिन भैया की जान ले लेगी। विजय जी ने नम भाव से कहा तो वो बोली, समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो भाई साहब के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। फिर भी एक बार कोशिश करूंगी। मुझे तो रुद्र की भी चिंता सताती है। खुद को उसने हम सबसे दूर कर लिया है, ना ही हमसे कुछ कहता है, ना ही कुछ पूछता है। अब चलिए भी, सो जाइए, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी।
उन दोनों के बीच की बात गायत्री जी सुनकर भावुक हो गई। घर के बिगड़ते हालात ने उनके मन में चिंता पैदा कर दिया था। वह सो नहीं पा रही थी। वही हाल मित्रा का भी था। वह भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन आज उसके भी आंखों से नींद गायब थी। कहीं न कहीं वह रुद्र की फैमिली से प्रभावित हो रही थी। वह खुद से बोली, कैसी फैमिली है, सब एक दूसरे से दूर हैं। बेटा बाप से बात नहीं करता, भाई भाई में नहीं पड़ता, पति पत्नी में खिंचाव है। हमने आज तक ऐसी अजीब फैमिली नहीं देखी। लेकिन इन सब के पीछे कोई तो वजह होगी। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो उस अहंकारी राजा को इतना कठोर और रूढ़ बना दिया। हम कुछ दिन और यहाँ रहे तो पागल ही हो जाएंगे। हमें जल्द से जल्द इलाज करके सनाया जी को ठीक करके निकलना ही होगा। इधर रुद्र कई दिनों से घर नहीं जा रहा था। बस एक बार सुबह सनाया को देखने जाता, उसके बाद पूरा दिन और रात ऑफिस में ही काम पर गुजारता। रोहन ने कहा, आज तो घर चले जा, घर वाले परेशान हैं। ऐसे दिन रात काम में डूबा रहेगा तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जा, मुझे बहुत काम है। रुद्र ने उससे कहा, लेकिन रोहन वहीं बैठा रहा। मैंने कहा ना रोहन, तू जा, फिर क्यों बैठा है। रुद्र ने फिर उससे कहा, नहीं जाऊंगा, मैं भी आज पूरी रात तेरे साथ यहीं रहने वाला हूँ। रोहन ने जैसे कहा तो रुद्र बोला, तू जा रहा है या तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं? और तुझे पता है ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी बात रिपीट नहीं करूँगा। रोहन भी कहा, यार तू बहुत जिद्दी है। जा रहा हूँ, देख बाहर मौसम खराब हो रहे हैं, जल्दी तू भी घर निकल जाना। वह पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। रुद्र ने घड़ी देखा तो 1 बज रहे थे। वह थक गया था। चेयर पर सिर टिका आंखें बंद कर रिलैक्स करना चाहा। तभी बादल के तेज गरजने से उसकी आंखें खुल गई। ऑफिस के ही विंडो से बाहर देखा तो तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश उसको अपने अतीत में लेकर चली गई। उस वक्त रुद्र सोने जा रहा था। तभी घर की टेलीफोन की रिंग बजी। उठाया तो गेट कीपर ने कहा, बॉस आपसे कोई मिलने आया है। वो घर के विंडो से देखा तो सनाया थी। वो जल्दी से बाहर आया। सनाया उसे देख खुश होकर गले लग जाती है। मौसम खराब हो रहा था, बारिश की संभावना थी। तुम्हें लंदन जाना था ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? वो आश्चर्य से पूछा। सॉरी रुद्र, मैं नहीं जा पाई। सोची तुमसे बिना कहे चली जाऊंगी तो मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा, सनाया ने कहा। ओके ठीक है, जो भी कहना है अंदर चलकर कहना, बारिश होने वाली है। वह हाथ पकड़ उसे घर के अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन सनाया वहीं रुकी रही। नहीं रुद्र, मेरे पास समय नहीं है। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। जो कहना है मैं यही इसी वक्त कहूँगी। प्लीज़ रुद्र, बहुत हिम्मत लेकर आई हूँ। शायद घर के अंदर जाते जाते वो हिम्मत ना टूट जाए, इसलिए मुझे कह लेने दो। वह उसे हैरानी से देखकर पूछा, ऐसी भी कौन सी बात है सनाया जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है? वह एक गहरी लंबी सांस ली और बोली, प्लीज़ रिएक्ट मत करना। जो मैं कहने वाली हूँ ध्यान से सुनना। रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। नहीं मालूम कब कैसे क्यों, लेकिन बहुत चाहने लगी हूँ तुम्हें। यह एहसास भी मुझे आज ही हुआ है, जब मैं तुमसे दूर जा रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा यहीं रह गया हो। बहुत खुद से सवाल किया, तब जाकर मुझे आंसर मिला कि वह दिल का टुकड़ा तो तुम हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ रुद्र, बहुत प्यार। रुद्र उसका हाथ झटके में छोड़ दिया और यह शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। वह इधर उधर देखने लगा। वह पूछे, क्या हुआ रुद्र, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या जवाब दूँ सनाया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? सनाया तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं अभी बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। क्यों रुद्र, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? मैंने अपने प्यार का इजहार किया है रुद्र, कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन तुम मुझसे ऐसे नज़रें चुरा रहे हो जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल की फीलिंग्स क्या है। क्या जो मैं महसूस करती हूँ वह तुम भी महसूस कर रहे हो? क्या मेरे जाने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलो ना रुद्र, ऐसे खामोश मत रहो, मुझे जवाब चाहिए, सनाया रुआसी सी आवाज़ में पूछी। रुद्र खड़े उसका मुंह देखते रह गया। वह उसे कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था। फिर वह बोला, सनाया मौसम खराब हो रहे हैं और तुम्हारे फ्लाइट का समय भी हो रहा है, प्लीज़ जाओ,
इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं रुद्र, तुम्हारे जवाब जाने बिना मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आज और इसी वक्त जानना है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? वह अपने हाथों में उसका चेहरा भरते हुए आंखों में आंख डाल पूछी। बोलो रुद्र, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम, माया, रोहन, ऋषि, तुम चारों मेरी लाइफ हो, लेकिन तुम जो प्यार मुझसे चाह रही हो वो नहीं कर पाऊंगा। तुमसे क्या, मैं किसी से भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी लाइफ में इस प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। सनाया, मेरा दिल खाली है, वो नहीं धड़कता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी मन से लंदन जाओ, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे प्यार तो किया, लेकिन इस प्यार को मैं कभी महसूस नहीं कर पाया। सनाया की आंखें भारी हो गई थी। रुद्र भी बड़ी मुश्किल से कहा, तुमने आज हमारा रिश्ता बदल दिया सनाया। तुम्हारे इजहार से हमारी दोस्ती भी अब नहीं रही। चली जाओ अब यहाँ से, कभी लौट कर मत आना। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। वह बिना पलटे घर के अंदर चला गया और सनाया बर्फ की भांति वहीं जमी रही। उसकी भरी आंखें रुद्र को जाते देखती रही। तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान भी सनाया के साथ रो रही हो। रुद्र अपने कमरे में आकर गुस्सा और नम आंखों से चीज़ों को इधर उधर फेंकता है। आई एम सॉरी सनाया, आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यह ज़रूरी था तुमसे कहना। उसके मोबाइल में बीप की आवाज़ आई, जिससे वो अपने अतीत से बाहर आया। आंखों से जो 2 बूंद आंसू लुढ़क आए थे गालों पर, उसे पोंछा और मैसेज को चेक किया। देखा तो देविका भाभी का मैसेज था, घर आजा, सभी बहुत परेशान हैं, पापा आ गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैसेज पढ़ते ही वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह रुद्र जल्दी आ गया था। सुबह जी को डॉक्टर जांच कर रहे थे। रुद्र वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। डॉक्टर बोले, इनका कुछ टेस्ट करना होगा, हमने सैंपल ले लिया है। शाम तक रिपोर्ट जैसे आता है मैं आपको कॉल करूँगा। प्लीज़ इनका ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि दोबारा ड्रिंक ना करें। अर्जुन डॉक्टर को छोड़ने कमरे से बाहर निकला तो रुद्र को अपने सामने देख बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रुद्र कमरे के अंदर जाने के लिए बढ़ा, लेकिन उसकी नफरत ने उसे एक बार फिर रोक लिया और वो फिर सनाया के कमरे में चला गया, जहां मित्रा थी। दरअसल रुद्र के आने का समय मित्रा को मालूम था, इसलिए सनाया के कमरे में उसके आने से पहले ही वह अपने कमरे में चली जाती थी, ताकि उन दोनों का आमना सामना ना हो। लेकिन आज रुद्र सुबोध जी की खबर सुन जल्दी आ गया था। कई दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। बस उनकी नज़रें कुछ पल एक दूसरे को यूं ही देखते रह गई थी। वह कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी रुद्र उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो हैरान रह जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वह पूछा, कैसी हो तुम? रुद्र के पूछते ही उसकी हैरानी भरी नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। उसे मन में थोड़ी खुशी भी हुई कि रुद्र उसकी फिक्र करता है, लेकिन वो खुशी भी पल भर की ही थी। जब उसने कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम ठीक रहोगी, तभी सनाया जल्दी ठीक होगी। रुद्र के जवाब ने मित्रा के मन को दुखी कर दिया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और बोली, आपकी सनाया बहुत जल्द ठीक होने वाली है और हमारी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। हमारा हाथ छोड़िए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। रुद्र ने कहा, मैंने पूछा था कि तुम कैसी हो और उसका तुमने जवाब नहीं दिया। मित्रा बोली, अगर हम जवाब ना देना चाहे तो? और इससे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर रुद्र? जिससे फ़र्क पड़ता हो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हमारा हाथ छोड़िए। रुद्र का दिल नहीं चाह रहा था कि मित्रा वहाँ से जाए, लेकिन कहाँ वो अपने दिल की बात सुनने वाला था। वह उसका हाथ छोड़ देता है और वह वहाँ से चली जाती है। मित्रा अपने कमरे में अपना दरवाज़ा बंद कर वहीं आंखें बंद कर बैठ जाती है। अनायास ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। हम क्यों रो रहे हैं? हमें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? उस अहंकारी राजा को देखकर हमें खुशी क्यों हो रही थी? हम सच में पागल हो गए हैं। रुद्र भी सनाया के पास बैठकर बोला, सोते हुए भी तुम्हारे चेहरे से लगता है जैसे कब तुम मुझसे उठकर लड़ने लगोगी। अब बस भी करो यार, उठ जाओ, थक गया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन उसकी कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर वो बहुत मायूस हो जाता है। कुछ देर बाद रुद्र हॉल में आया तो हेमा जी पूछी, तू कब आया? भाई साहब से मिला? उनकी तबीयत खराब है रुद्र, जाकर मिल ले उनसे, वो ठीक हो जाएंगे।
कोशिश कीजिए कि अब वो यहीं पर रहें, यहाँ से ना जाएं। बाहर जाएंगे तो फिर पिएंगे। रुद्र ने जैसे कहा तो अर्जुन हंस पड़ा। तो रियली तुम्हें उनकी चिंता है? अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुम्हारी वजह से ही घर में नहीं रुकते, फिर भी तुम बाज नहीं आते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर यह नाटक क्यों कर रहे हो परवाह करने की? रुद्र ने गुस्से से घुरते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ रहना ना रहना उनकी मर्जी है। मेरा रिश्ता उनसे टूटा है, उनका इस घर से नहीं। इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। और एक बात और, आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे भाई हो और मेरे भाभी के पति हो, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। आइंदा अपनी लिमिट मत भूलना। बस करो तुम दोनों, जब देखो एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचे दिखाने का। विजय जी गुस्से से बोले। और रुद्र तुम अब यहीं रहोगे? भाई साहब के बारे में सोचो, उन्हें हम सब की ज़रूरत है। अपनी नफरत में इतना मत डूबो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। रुद्र ने कहा, उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। और ऐसे भी मैं उनका ख्याल क्यों रखूं? इसलिए कि वो मेरे पिता हैं। जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मेरे लिए जिससे कि मैं उनका फिक्र करूं। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो किसी और के साथ थे। अब बस करो रुद्र, उसके लिए उन्हें पछतावा है, लेकिन तुम्हें दूसरे की बस गलती दिखाई देती है, उनका गिल्ट नहीं। विजय जी ने एक बार फिर खुद को शांत करते हुए धीमी शब्द में बोले, देखो बेटा, माफ़ करना सीखो। सबको सज़ा देने में तुम खुद को भी सज़ा देते हो। रोज़ जल रहे हो। मत करो खुद को ऐसे बर्बाद। भूल जाओ सब, हम सब हैं तुम्हारे साथ। अपनी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान लिए रुद्र बोला, भूल जाना आसान होता तो मैं कब का भूल गया होता। मुझे अपनी बर्बादी का ना गम है ना ही चिंता। माँ के जाने के बाद आप सबका रुद्र उसी वक्त बर्बाद हो गया था। अब तो बस मैं उस बर्बादी का जश्न मना रहा हूँ। ख्याल रखिएगा उनका। वह तेज कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गया और सभी शांत और दुखी होकर बैठ गए। मित्रा सुबोध जी के कमरे में गई। वह उसे देख बोले, बेटा तुम यहाँ? कल रात के लिए सॉरी। कोई बात नहीं अंकल। आपकी तबीयत कैसी है अब? मित्रा पूछी। ठीक हूँ फिलहाल, वह जवाब दिए। अच्छा ये बता, रुद्र आया था क्या? मित्रा बोली, हाँ वह तो आए थे। क्यों, आपसे वो नहीं मिले? सुबोध जी मायूस होकर बोले, नहीं, मैं मर भी जाऊँ तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता था कि वो मुझे देखने के लिए मेरे कमरे में नहीं आने वाला है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मित्रा पूछी, ऐसा क्यों अंकल? वो आपके बेटे हैं, उनका फर्ज है आपका ख्याल रखना। फिर एक बेटा को अपने पिता से ऐसे भी क्या नाराज़ होना कि आपको नज़रअंदाज ही कर दे? सुबोध जी ने कहा, बेटा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह जो कर रहा है वह मेरे ही कर्मों की वजह से है। खैर वह मेरी खराब तबीयत सुनकर घर में तो कम से कम आया, यही काफ़ी है मेरे लिए। मित्रा बोली, यह लीजिए अंकल, उनकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए, पी लीजिए। यह बहुत सारी जड़ी बूटी से बनी औषधि है जो मैंने बनाई है। इसे पीने से आपको अच्छा महसूस होगा और आप जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे। थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन यकीन मानिए असरदार है। वह पी लेते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बहुत अच्छा है बेटा, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी थैंक यू मत कहिए, जिस दिन आप नशा करना छोड़ दीजिएगा उस दिन थैंक यू बोलिएगा। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही अलग अलग ड्रिंक बनाया करेंगे। देखिएगा 1 महीने के अंदर आप यह पीने की आदी हो जाएंगे, फिर आपको नशा करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। मित्रा ने कॉन्फिडेंटली यह बात कही तो सुबोध जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। वह क्या है अंकल? यही कि ऐसे ही मुस्कुराते रहोगी, अपना प्यार भरा चेहरा रोज़ मुझे दिखाते रहना। तुम्हें देखकर ही मेरी आधी तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर तुम्हारे हाथों का ड्रिंक पीकर पूरी ठीक हो जाएगी। गायत्री जी हेमा जी सुबोध जी के लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन मित्रा को उनके साथ देख वह दरवाजे पर ही रुक गई। गायत्री जी हेमा जी से बोली, देखो कितनी प्यारी बच्ची है, कितना परवाह करती है सबका। सुबोध को जैसे समझा रही है काश वैसे रुद्र को भी समझा पाती। हेमा जी ने कहा, आप भी कैसी बातें करिए माँ, रुद्र किसी का सुने तो न कोई समझाए। खैर छोड़िए, भाई साहब को नाश्ता दे दे। गायत्री जी को मित्रा को देखकर एक उम्मीद सी जगी थी। वो अपने मन में सोचती है, मेरे रुद्र को उसके गम और अकेलेपन से यही बाहर निकाल सकती है। मित्रा ही उसके लिए सही है।
वह सब कैसे भी करके दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। मित्रा बेटा, वह उनकी तरफ देख बोली। जी दादी बोलिए। बेटा, मेरे पैरों में मालिश कर दो, अपने किसी बने औषधि के तेल से बहुत दर्द हो रही है। गायत्री जी ने उससे कहा तो वो बोली, ओके दादी, तब तक आप अपने कमरे में आराम कीजिए। माँ, आपके पैर में दर्द है, कहिए तो मैं मालिश कर देती हूँ, उससे क्यों परेशान करी है। हेमा जी बोली, अरे नहीं, तुम सुबोध का ख्याल रखो, मित्रा कर देगी। अब तुम्हारे हाथों में वह बात नहीं रही पहले जैसी। बूढ़ी हो चली हो तुम, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है। क्या ऐसी बातें करी है माँ? आज से पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा और अचानक मैं आज बूढ़ी हो गई। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? हेमा जी हैरानी से पूछी। कुछ भी तो नहीं, अब ज़्यादा सवाल करके मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। गायत्री जी मुंह बनाते हुए चली गई तो हेमा जी भी खुद में बुदबुदाई, आज माँ को हो क्या गया है, बहुत ही अजीब बात करी है। वहीं दूसरी ओर अपने केबिन में रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी ऋषि का फोन आया और वह अपने प्राइवेट आशियाने की तरफ चल दिया। ऋषि, माया, रोहन उसका इंतजार कर रहे थे। रुद्र जैसे ही अंदर आया तो वह उन्हें परेशान देख पूछा, क्या हुआ है, ऐसे मुझे जल्दी में क्यों बुलाया? ऋषि ने कहा, उस कैलाश का पता चल गया है और वह कहाँ छुपा है और क्या प्लानिंग कर रहा है। रुद्र बोला, अच्छा, यह तो अच्छी खबर है, बताओ आगे। ऋषि ने कहा, वह इंडिया में है, हमारी जो इंडिया में मीटिंग होने वाली है उसे वो अटेंड करने वाला है। यदि वह आया तो हमें नुकसान होगा, इसलिए तुम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। रुद्र ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो मीटिंग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मुझे लॉन्च करने हैं, उसके लिए मुझे मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है। रोहन बोला, यही तो वह चाहता है कि तुम मीटिंग में आओ और वो अपने प्लान को अंजाम दे सके, इसलिए तुम्हारा अभी वहाँ जाना रिस्की होगा। तो चारों सोच में पड़ गए। फिर रुद्र बोला, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं मीटिंग नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तभी माया के दिमाग में कोई आइडिया क्लिक किया और बोली, क्यों ना अंकल चले जाए तुम्हारी जगह, उनके सामने कैलाश कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा और तुम फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन सबसे बात कर लेना। माया के सुझाव से तीनों की आंखों में चमक आ गई। रुद्र ने कहा, सही कहा, अंकल इस मीटिंग को अटेंड कर लेंगे और साथ में ऋषि और रोहन भी चले जाएंगे। वह कैलाश अंकल के सामने कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने अंकल फिर से एक बार इंडिया का भ्रमण कर लेंगे। तो चारों मुस्कुरा दिए। माया बोली, एक और बात रुद्र, यहाँ इंडियन कम्युनिटी से तुम्हें इनविटेशन मिला है और वह तुम्हें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं वहाँ पर। रुद्र पूछा, कब है? 2 दिन बाद। तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो, मैं वहाँ बोर हो जाता हूँ। और हाँ, मुझे शाम में कहीं और जाना है, मैं ऑफिस में नहीं मिलूँगा। ऐसे कहाँ जा रहे हो? माया पूछी। वह हॉस्पिटल जा रहा हूँ। रुद्र ने जैसे जवाब दिया तीनों एक साथ पूछे, क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह दरअसल मुझे डॉक्टर से मिलना है और रिपोर्ट लेनी है। अभी वो तीनों कुछ और पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि रुद्र झट से बोला, अब यह मत पूछना किसका, तुम तीनों को मालूम है, और खबरदार घर में किसी से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वो चला जाता है। रोहन बोला, देखो इसे, अंकल से प्यार भी है और परवाह भी, लेकिन दिखा नहीं सकता है। दिखाएगा कैसे? दिखाएगा तो खुद को कमज़ोर जो पाएगा। खैर जो भी है, हमें खुश होना चाहिए कि उसके दिल में अपने पिता के लिए प्यार तो है। माया बोली। इधर मित्रा गायत्री जी के पैरों में मालिश कर रही थी और गायत्री जी अलग ही सोच में पड़ी हुई थी। इससे रुद्र के बारे में कैसे बात करूं? सोची थी कि मालिश के बहाने रुद्र के बारे में बात करूंगी, लेकिन यह तो कुछ पूछ ही नहीं रही है। उन्हें ऐसे सोच में पड़ा देख मित्रा पूछी, आप क्या सोच रही दादी, कुछ परेशानी है क्या? यह सुनते ही गायत्री जी के चेहरे पर चमक आ गई। उन्हें इसी मौके की तलाश जो थी। वह दुखी और बनावटी मुंह लेकर बोली, क्या कहूँ तुमसे बेटा, रुद्र के बारे में सोच रही थी। वह ऐसे क्यों है दादी, इतने रूड और बदतमीज? बहुत अलग है वह, कभी लगता है कि बहुत अच्छे हैं तो कभी लगता है उनसे बुरा कोई नहीं है, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। मित्रा पूछी तो गायत्री जी बोली, वह ऐसा नहीं था बेटा, हालात ने उसे बना दिया। जब 8 साल का एक बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ मर जाए तो तुम ही जरा सोचो उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। जब उस बच्चे के लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया हो, वह दर दर भटका हो, उसका दिल तड़पा हो कि कैसे वो अपनी माँ को बचा ले।
लेकिन वह ना बचा पाए तो उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी उस समय जब उसके आसपास कोई अपना ना हो संभालने के लिए उसे। तो बच्चा कठोर ही बन जाता है और मेरा रुद्र भी वही बन गया। यह सुनकर मित्रा की आंखें भर आई। क्या आप क्या कह रही दादी? दादी, हमें मिस्टर रुद्र के बारे में सब कुछ जानना है। हमें प्लीज़ बताइए कि वो अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करते हैं, दोनों भाइयों में इतना अनबन क्यों है। हमें सब कुछ जानना है। क्या गायत्री जी मित्रा को रुद्र का सच बताएगी? क्या सच जानने के बाद मित्रा के दिल में रुद्र के लिए प्यार जागेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।